आज चैप्टर नंबर 7 जो है जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीक विच इज केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हमने पढ़नी है इसकी एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जी बेटा। चले जितनी रिकॉर्ड होगी कोई बात नहीं, जितनी रिकॉर्ड होगी ठीक है। डेली वैसे मैं देख रही हूँ कितने व्यूज हैं, कोई भी सुनता ही नहीं है डेली लेक्चर्स। अपलोड करने का फायदा तो है नहीं, कोई 3-4 बच्चे सुनते होंगे, तो जितना हो गया उतना सही है। अगर भी कोई बात नहीं। चलें आज हमें पढ़नी है एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? केसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। मैं बार बता चुकी हूँ कि हम केसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अब इससे पहले जो पढ़ा था टॉपिक, हमारे पास क्या था? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम था। उसके बाद टॉपिक है वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम। तो वो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, उसको आप वहां से कट कर दें। अब जो नेक्स्ट सिलेबस में इंक्लूड है वो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि केसी हमने निकाला है, हमने पीछे पढ़ा केसी होता कैसे है, उसे निकालते कब है। केसी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की रेशियो है। और ये रेशियो हम कब निकालते हैं? एट नाम क्या? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो निकालते हैं। दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर हम जो है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की रेशियो निकालते हैं। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाए, यानी ये जो केसी वाली टर्म है ये अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस पे। तो अब हमने ये पढ़ना है कि केसी हमें क्या क्या बता सकते हैं, केसी के फायदा क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्या हमें डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ अ रिएक्शन क्या कि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में ज्यादा हो रहा है, बैकवर्ड में ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हमने ये फाइंड करना। देखिए अब आपने कोई 2 रिएक्टर मिक्स किए हैं, वहां प्रोडक्ट बने हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन हो गया, आपको नजर तो नहीं आता कि भाई हाँ ये रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास ये रिएक्शन है, H और H2I2 गैसें मिलके मेरे पास क्या बना रही है? HI बना रही है। HI टूट के H2 और I2 बना सकती है। मैं क्यों? रिएक्शन रिवर्सिबल है। ठीक है, अब अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो मुझे रिएक्शन नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि तीनों गैसेज हैं। रिएक्टेंट भी रिएक्टर करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, बार रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है? ज्यादा रिएक्शन कौन सा हो रहा है? ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, या दोनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम? हमें नहीं पता, हमने यही बात फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? हम किसी भी पॉइंट पर सपोज रिएक्शन शुरू हुआ है। ठीक है, अब हमने ये फाइंड करना है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है अभी या फिर इक्विलिब्रियम पे नहीं है, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज है, रिवर्स रिएक्शन ज्यादा स्पीड से हो रहा है। हमें नहीं पता कि पूरे रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है। हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पर अभी रिएक्शन की क्या स्टेज है। तो हम क्या करेंगे? उस पॉइंट पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की रेशियो लेंगे। लेकिन ये केस ही नहीं होगा, ये क्यों होगा? अब देखो दोनों में फर्क देखें। केस क्या था? हमने कहा इक्विलिब्रियम पे जब हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का भी हम इक्विलिब्रियम पे नहीं ले रहे, हम ड्यूरिंग रिएक्शन किसी भी पॉइंट पर ले रहे हैं। हो सकता है वो इक्विलिब्रियम हो, लेकिन हमें पता नहीं, हम देख नहीं बता सकते हाँ इक्विलिब्रियम है या नहीं है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है वो बस क्या होता है? हम कहते हैं रिएक्शन क्वोशंट। इसे हम क्या कहते हैं? रिएक्शन क्वोशंट। क्वोशंट क्यू यू आई थिंक आई यू एन क्यू यू टी आई ई एन टी। दिस इज रिएक्शन क्वोशंट होता है। इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी पॉइंट। एंड केसी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। हमने कहा वो इक्विलिब्रियम पे हो, ये किसी भी पॉइंट पर है, लाजमी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे ही हो। हमने कहा किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या लिया? सपोज हमने किसी पॉइंट पर इन दोनों की रेशियो ले ली, हमारे पास क्यू आ गया। अगर तो क्यू की वैल्यू क्या है? के सी से कम है।
अच्छा, यानी अगर आपने एक कंसंट्रेशन क्यू निकाल ली है किसी भी पॉइंट पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और आपको पता है उस रिएक्शन का केसी क्या है, ऑब्वियसली पहले आप लोगों ने रिएक्शन की केसी निकाल के वैल्यू नोट डाउन की होती है, आपको रिएक्शन पता है केसी वैल्यू क्या है, आप निकालते हैं, आप कहते हैं कि क्यू की वैल्यू जो है वो केसी से कम आ रही है। क्या है? क्यू की वैल्यू केसी से कम आ रही है। अब केसी क्या है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसमें केसी की वैल्यू फिक्स होती है, यानी इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था मैंने कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में फर्क नहीं आता इक्विलिब्रियम स्टेज पे। इक्विलिब्रियम स्टेज के बाद रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में फर्क नहीं आता। मैंने बताया था, सपोज करने अगर आप यहाँ से रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात कर रही हूँ, तो प्रोडक्ट के 2 मॉलिक्यूल दोबारा क्या बना देंगे? रिएक्टेंट बना देंगे। तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब चेंज वहां नहीं आता है, ठीक है। अब आपने क्यू फाइंड कर लिया है, आपने कहा कि क्यू की वैल्यू क्या है? केसी से कम है, यानी जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उससे कम है क्यू की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है? क्यू की वैल्यू कब कम होगी? जब आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉल होगी, ना आपके पास प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है। मैं क्या कह रही हूँ? प्रोडक्ट कम है आपके पास, ये चीज क्या है आपके पास? लेस है, और आपके पास ये चीज क्या है? ज्यादा है। रिएक्टेंट की देखिए वैल्यू बड़ी होगी, डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ी होगी, तो क्यू का आंसर स्मॉल आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पर रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। अभी फिलहाल क्या हो रहा है? बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। अभी हमें क्या रिक्वायर है कि अभी हमें कौन सा रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए? कौन बताएगा? क्यू का मतलब क्या है? क्यू की वैल्यू केसी से कम है, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, ठीक है। मैंने क्या, रिएक्टेंट ज्यादा क्या है? प्रोडक्ट कम है। अब कौन सा रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए? फॉरवर्ड या रिवर्स? यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए कौन सा रिएक्शन ज्यादा ज्यादा होना चाहिए? क्या हो गया? किसी को समझ नहीं आ रहा क्या? जी जी बिल्कुल, फॉरवर्ड। यानी हमें प्रोडक्ट ज्यादा रिक्वायर है। जब प्रोडक्ट ज्यादा होंगी तो क्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब क्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्यू और केसी इक्वल बनेंगे, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हमें मोर प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो फॉरवर्ड एक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी इक्विलिब्रियम किस तरह शिफ्ट होगा? राइट साइड पर। ये राइट साइड है, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऐसे मोर ज्यादा डायरेक्शन होगा ताकि दोनों साइड पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके, ठीक है। और कहते हैं कि अगर क्यू की वैल्यू क्या है? के सी से ज्यादा है। अब देखिए, क्यू की वैल्यू के ज्यादा मतलब क्यू की वैल्यू कब ज्यादा होगी? जब प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो और रिएक्टेंट बहुत कम हो, यानी जब नोमिनेटर की वैल्यू बहुत बड़ी हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, तो क्यू का आंसर स्मॉल आएगा। आप कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू लेके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट क्या है? लेस है, ठीक है। तो अब रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए? अब रिएक्शन जाना चाहिए रिवर्स रिएक्शन में जाना चाहिए। अब रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन पे ज्यादा होना चाहिए ताकि मोर रिएक्टेंट प्रोड्यूस हो और क्यू की वैल्यू क्या हो? इक्विलिब्रियम, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन, हम सारा काम इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए करें, ठीक है। उसके बाद क्या है? अगर क्यू की वैल्यू क्या है? के सी के इक्वल है, इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब क्या है? जितना फॉरवर्ड एक्शन की स्पीड है उतनी ही रिवर्स एक्शन की स्पीड है। अब दोनों साइड पर डायरेक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि कौन सा एक्शन ज्यादा होना चाहिए। दोनों एक्शन क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है, तो दोनों डायरेक्शन सही स्पीड में जा रहे हैं। जितनी फॉरवर्ड एक्शन की स्पीड है उतनी ही रिवर्स एक्शन की स्पीड, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई? तो हम क्यू से ये अंदाजा लगा सकते हैं इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन का, ठीक है। यानी अगर के सी से वैल्यू कम है, सॉरी क्यू की वैल्यू ज्यादा कम है के सी से, इसका मतलब क्या है? जो डायरेक्शन है उसकी रिवर्स डायरेक्शन में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। क्यू की वैल्यू ज्यादा है के सी से, इसका मतलब क्या है? कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा कौन सा हो रहा है? ज्यादा की रिएक्शन हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन की डायरेक्शन ज्यादा होना चाहिए, बैकवर्ड में ज्यादा होना चाहिए। अगर हमने कहा क्यू की वैल्यू के सी की इक्वल है, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट
और रिवर्स का रेट इक्वल है, जबकि यहाँ देखे दोनों का रेट सेम नहीं था, ना इस केस में ना इस केस में। ठीक है, तो हमें जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बता देता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन का रेट ज्यादा है, किस डायरेक्शन में रिएक्शन का रेट कम है। ठीक है, और अगर वैल्यू सेम आ गई इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। तो हम यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ये बता सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी ज्यादा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। अब मुझे ये बताएं, ये समझ आ गई वाली बात? मैम काइंडली क्यू एंड के में बेटा जो मैंने के है, मैंने कहा के सी क्या है, के सी और क्यू दोनों ही प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो। देखो के सी भी यही है और क्यू भी यही है, लेकिन के सी क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की रेशियो एट इक्विलिब्रियम। जब हम कहेंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अगर तब हम रेशियो निकालते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, तो वो के सी होगी। लेकिन क्यू क्या, किसी भी पॉइंट पर। देखिए अब जैसे रिएक्शन शुरू होता है तो हर वक्त इक्विलिब्रियम नहीं होता, इक्विलिब्रियम खास टाइम के बाद मेंटेन होता है, और आपको इक्विलिब्रियम देख नहीं पता चलता कि हाँ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया है या नहीं आ गया। ठीक है, तो आप किसी भी टाइम पर अगर रिएक्शन के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो निकालते हैं तो वो क्या होगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू के से इक्वल है तो हम कहेंगे असल में क्यू क्या है, के सी है। यानी हमें देख ही नहीं पता चलता भी हाँ अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आया है या नहीं आया। हम किसी भी टाइम पर अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो निकालते हैं तो दैट्स इज क्यू। ठीक है, वो क्या रिएक्शन कोएफिशिएंट होगी। लेकिन अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया है तो तब वैल्यू क्या हो जाएगी, के सी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, जी आ रही है आवाज? बस इंटरनेट इशू। चले, ये लिखो अब टाइम जीरो पॉइंट समझ आए। क्या बता रही थी, केस इक्विलिब्रियम पे है और क्यू क्या किसी भी पॉइंट पर। लाजमी नहीं है इक्विलिब्रियम पे ही हो, किसी पॉइंट पर ड्यूरिंग रिएक्शन किसी पॉइंट पर आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपस क्यू हो जाएगा। अगर आप इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों की रेशियो निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया? अब इसके बाद इसकी एग्जांपल दी, आपको हाँ समझ आ जाएगा। जी बेटा कुछ बोला करें। उसके बाद एग्जांपल दी हुई एक रिएक्शन कह रहे हैं कि N2 और प्लस H2, ये रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, अमोनिया। दिस इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस, ये पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, कह रहे हैं ये रिएक्शन हो रहा है, कह रहे हैं, और इसके लिए Kc की वैल्यू क्या है। जी बेटा किसी ने क्वेश्चन पूछा है, क्या है? अच्छा कह रहे हैं इसके लिए Kc क्या है, 6.0 10⁻⁻1। अभी मैं Kc बता दिया गया। ठीक है, अभी वीडियो ब्लर आ रही है बेटा, जरा सा 1 मिनट सब्र कर जाए, मैं वापस आ गई थी, आप लोग से 1 मिनट सब्र भी नहीं होता। अच्छा, अब कह रहे हैं कि हमारे पास ये Kc की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें सबकी कंसंट्रेशन दी हुई है, कह रहे हैं कि H2
बेटा मैंने सबको अलाउ कर दिया है, किसको? आपके सबको अलाउ, कोई भी वेटिंग रूम में नहीं है। H2 कंसंट्रेशन क्या है? 1 × 10⁻⁻² m, m स्टैंड फॉर द मोलैरिटी। कंसंट्रेशन N2 के क्या कंसंट्रेशन है? 1 × 10⁻³ एंड NH3 कंसंट्रेशन क्या है? 1 × 10⁻³ m। ठीक है, अच्छा अब आप क्या निकालेंगे? अब आप क्या निकालेंगे? रिएक्शन कोएफिशिएंट। आपको अभी नहीं पता ना कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, कैसे आपको वैल्यू दी गई, आप कंसंट्रेशन सबकी दी गई है। आप क्या निकालेंगे? रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, निकालने के बाद इसको कंपैरिजन करेंगे केसी से। पहले हम निकाल लेते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? अमोनिया NH3 है, ठीक है, और साथ में सॉरी बैलेंस करने, ये देखिए NH3 है, ऊपर हम लगाएंगे ब्रैकेट के ऊपर 2 N2 के साथ जो है वो कुछ भी नहीं है, और फिर क्या है? H2, और इसके साथ में क्या है? 3 है, हम कोएफिशिएंट लगा देंगे। अच्छा अब देखिए, आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे। हाँ पे इनकी वैल्यू पुट करें, स्क्वायर लें, N2 की वैल्यू पुट करें, H2 की वैल्यू पुट करें, जो स्क्वायर जो भी लेना सब कुछ ले लें। ठीक है, अब आप पता वैल्यू पुट करें तो आप लोगों को आता ही होगा। आंसर अब क्या निकला? मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। आंसर निकल रहा है Q = 1 × 10⁻³ अच्छा ये देखिए, अब बेटा आप Q को और K को दोनों कंपैरिजन करें। अब मुझे बताएं Q की वैल्यू K से कम है या ज्यादा है? Q की वैल्यू ये आई है और K की वैल्यू ये थी। अब मुझे बताएं Q जो है वो K से क्या है? कम है या ज्यादा है Q की वैल्यू? इतना देर लगाते हैं, ऑब्वियसली ज्यादा है बेटा। देखिए 10⁻³ है, कम क्यों है? Q की वैल्यू देखें ना, 10⁻³ और वो 10⁻⁻1 है। Q की वैल्यू क्या है? K से ज्यादा है। अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा था? जब Q की वैल्यू K से ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है? Q की वैल्यू ज्यादा है मैंने कहा, यानी इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा है, ठीक है, यानी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो रहा है और रिवर्स डायरेक्शन में कम हो रहा है। हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या होगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमें ये चाहिए कि रिएक्शन जो है वो लेफ्ट साइड पर ज्यादा हो, यानी रिवर्स डायरेक्शन की स्पीड क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अभी मैं क्या बता रही हूँ? Q इक्वल ज्यादा का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। ये प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? कि रिवर्स डायरेक्शन ज्यादा हो, क्योंकि ये हमारे पास पहले क्या है? ज्यादा है, और ये हमारे पास क्या है? लेस है। तो हमें चाहिए कि जो रिवर्स डायरेक्शन है, यानी जो बैकवर्ड डायरेक्शन है, वो ज्यादा हो, यानी रिएक्शन की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए। किस साइड पर होनी चाहिए? लेफ्ट साइड पर। हम ये बताएंगे लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो हमारा पहला पॉइंट क्या था? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब देखिए सेकंड बिल्कुल साथ मैच ही करता होगा। सेकंड क्या है? एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तकरीबन सेम है। फर्स्ट हमने क्या बताया डायरेक्शन में कि रिएक्शन रिवर्स साइड पर ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, आप रिवर्स साइड पे नहीं कहेंगे, आप कहेंगे लेफ्ट साइड पर या राइट साइड, रिवर्स डायरेक्शन कहेंगे। आप कहेंगे रिवर्स डायरेक्शन ज्यादा होना चाहिए या फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होना चाहिए। ये मोस्ट हम इस्तेमाल करते हैं कि रिएक्शन लेफ्ट साइड पर ज्यादा होना चाहिए या फिर राइट साइड पर, ठीक है। अगर ऐसा होता, सपोज मैंने यहाँ Q की वैल्यू निकाली है, यहाँ Q की वैल्यू सेम टू सेम KC की होती, फिर आप कहते कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे है, तो रिएक्शन जो है उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन अभी क्या इक्विलिब्रियम पे, तो वो वहां पे इशू नहीं होता। जब इक्विलिब्रियम पे ना हो, फिर हम कहते हैं कि हाँ किस साइड रिएक्शन ज्यादा हो, किस साइड रिएक्शन कम होना चाहिए। अब हमारे पास ये पहला पॉइंट था कि हम KC से क्या बता सकते हैं? रिएक्शन की डायरेक्शन, कि रिएक्शन किस साइड पे ज्यादा हो रहा है और किस साइड पे ज्यादा होना चाहिए। देखो दोनों में फर्क है ना, हो रहा है तो वो KQ की वैल्यू आएगी, और होना चाहिए रिएक्शन किस डायरेक्शन पे ज्यादा होना चाहिए। सेकंड द पॉइंट इज द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब होता है कि एक अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसकी कितनी एक्सटेंट है, यानी वो कितना रिएक्शन हो रहा है। सिंपल अल्फाज में कहें तो भाई रिएक्शन की प्रोडक्ट कितनी मिल रही है, हम वहां से बताएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? अगेन हम रेशियो ही निकालेंगे, ठीक है। हम ये बताएंगे कि हाँ इस रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, रिएक्टेंट ज्यादा है या प्रोडक्ट ज्यादा है,
ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि कितना रिएक्शन हुआ है, एक्सटर्नल मतलब कितने हद तक रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कोई रिएक्शन 100% नहीं होता, यानी आप समझे कि मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए, चलिए सभी में रिएक्शन लेकर था N2 वाला का N2 प्लस H2। अब हम ये रिएक्शन आगे पढ़ेंगे ना, हम कहते हैं कि ये रिएक्शन से 33% होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप जितना भी मर्जी रिएक्टेंट मिक्स करें, सिर्फ 33% प्रोडक्ट बनती है, बाकी 67%, बाकी 67% जो है वो रिएक्टेंट रिएक्ट ही नहीं कर सकते। तो कोई भी रिएक्शन 100% नहीं होता। इसका मतलब ये है कि सपोज आप कहते हैं हाँ जी मैंने 10 मॉलिक्यूल इसके लिए तो 20 मॉलिक्यूल इसके लिए, ये सारे रिएक्ट करेंगे आपस में अमोनिया बना देंगे, ऐसा नहीं है। 10 के 10 मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करेंगे, इस H2 की 20 के 20 मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करेंगे। मैंने बताया था शुरू में पढ़ा था हम लोगों ने एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है कि वो अमाउंट जो रिएक्ट कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास। रिएक्ट कर सकता है, सारा मास रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, और उससे कितनी परसेंटेज हो रही है। कोई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें से मोस्टली रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाते हैं और ज्यादा प्रोडक्ट बनती है। कोई रिएक्शन ऐसे हो जितना मर्जी हम रिएक्टेंट ऐड कर दें वो खास साथ रिएक्शन सदा रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब इससे क्या है, इसे हम फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है KC इज वेरी लार्ज। अच्छा जी, चलिए अब सपोज आपको एक KC की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ऐसे हाँ लिए KC कितनी वैल्यू दी गई है 5.4 10⁻18 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, आपको KC की वैल्यू बहुत ज्यादा दी गई, इसका मतलब आप इससे क्या क्या चीजें बता सकते हैं KC से। ठीक है, सबसे पहली बात हम क्या लिखे यहाँ पर, एक रिएक्शन लिखा हुआ कह रहे हैं H2 प्लस Br2, इट विल गिव अस 2HBr। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि एक हमने जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लेते हैं हमेशा 1 मोल लेते हैं। कितनी लेते हैं, जब भी आप रिएक्शन पढ़ते हैं ना इक्विलिब्रियम पे, तो हमेशा हम 1 मोल लेते हैं रिएक्टेंट का। ठीक है, अब कह रहे हैं KC की वैल्यू इतनी आ रही है तो इसका मतलब कितना प्रोडक्ट बनना होगा। हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले लिखेंगे हम KC क्या होता है। KC स्टैंड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, PR प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही आपने पढ़ा है। ठीक है, अच्छा अब देखें KC वैल्यू कितनी थी वो हम पुट कर देते हैं 5.4 10⁻18। प्रोडक्ट आपको नहीं पता, इसको वैसे ही रहने दें। ठीक है, अच्छा क्या था HB रहने दिया, रिएक्टर हमारे पास क्या थे H2 था। ठीक है, वो साथ में क्या था Br2 था। ये इसकी वैल्यू ऐसी 5.4 10⁻18। हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, वैसे लिख दें। अब रिएक्टर कंसंट्रेशन क्या हमने 1 मोल लिया, तो 1 ये आ गया और 1 यही आ गया। 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 into 1 करे 1 ही आएगा। इसको वहां जाके मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या H कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, यहाँ पे देखें इसी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, सॉरी HB देखिए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे HBr2 था तो यहाँ पे HBr का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, HBr का स्क्वायर जो है वो कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करें 1 2 1 1, इसको वहां जाके 5.4 10⁻18। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या दोनों अंडर रूट लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए, यहाँ अंडर रूट खत्म हो जाएगा, सो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 5.4 10⁻18। अंडर रूट ले आंसर क्या आ रहा है 2.32 10⁻9 मोल। अब बेटा सिर्फ ये देखिए, ये निकालने का मकसद क्या था, आपने रिएक्टेंट 1 मोल लिया था और देखिए कितनी प्रोडक्ट के अमाउंट बने 2.3 10⁻9 मोल। इस देखिए वैल्यू देखिए 10⁻9 यानी बहुत बड़ी अमाउंट है। इसका मतलब क्या है कि HBr कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। जब हम कहेंगे हमारे पास जब KC वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, इट्स मीन कि प्रोडक्ट की वैल्यू वहां पे बहुत ज्यादा है। क्यों, देखें हम कहां से निकालते हैं, जब भी आपको KC की वैल्यू दी जाए तो अगर KC की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है, ठीक है, चलिए हमने ये सारा सोल्व किया, हमने देखिए हमें बहुत बड़ी वैल्यू मिली, इसका मतलब क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन जनरल देखें, यहाँ पे देखें अगर KC वैल्यू बहुत ज्यादा है इसका मतलब क्या वहां प्रोडक्ट की रेशियो बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तब जो हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे हमारे पास KC वैल्यू क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी।
ठीक है, Kc की वैल्यू ज्यादा है मतलब वहां प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, वहां पे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है बहुत ज्यादा, मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या था फर्स्ट पॉइंट था Kc की, अगर Kc बहुत ज्यादा है इसका मतलब क्या है कंसंट्रेशन ऑफ बहुत प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब दूसरा मतलब क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या है बहुत ज्यादा है, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है ज्यादा, यानी रिएक्शन की कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है ज्यादा। इसके बाद क्या है अगर हम Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल या तो बहुत लार्ज हमने लिया, हम वैल्यू इज वेरी स्मॉल, हम Kc की वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, जब Kc की वैल्यू ज्यादा होगी, ओके, सेकंड क्या है Kc वैल्यू इज वेरी स्मॉल। ठीक है, जैसे यहाँ पे दी हुई है Kc इक्वल टू 1×10⁻⁻30। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है 2NO, Kc निकालें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NO है, रेशो 2N2 O2 भी बताया था मैंने आपको कि हम रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी लेते हैं, हमेशा 1 लेते हैं। Kc कितने 1×10⁻⁻3, देखिए -3 बहुत छोटी वैल्यू है। NO आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कितने हैं 1×1, आंसर निकालें, देखिए आंसर निकालेंगे तो क्या बना है कंसंट्रेशन ऑफ NO क्या बन रहा है, मैंने इसके आंसर के बाद क्या आंसर बना है 10⁻⁻15 मोल। अब देख रहे हैं बेटा पहले जो था वो कितना आंसर आया था 10⁻9 था और -15 मोल है, इट्स मीन दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल -15, यानी आप 1 लगाएं और पीछे 15 जीरो लगाएं तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, बहुत स्मॉल वैल्यू। इसका मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत कम है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब कम है, इसका मतलब कि रिएक्शन की स्पीड बहुत कम है, अभी भी रिएक्टेंट ज्यादा पड़े हुए हैं और प्रोडक्ट बहुत कम बनी है, ये रिएक्शन इतना आसानी से नहीं हो रहा। ये वाली बात समझ आ गई बेटा? आयशा के क्वेश्चन पूछे बेटा, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन मुझे बता दें, मीटिंग एंड